सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था दैट वाज अबाउट द शॉक. सो नाउ मूविंग ऑन वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड थेरेपी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहला डिहाइड्रेशन क्या होता है? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. उसके बाद आता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन एंड वी ऑल्सो हैव हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की, तो आइसोटोनिक में क्या होगा? वी हैव अ इक्वल लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, अगर किसी एनिमल की बॉडी से इक्वल अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है तो वहाँ पे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होगा. हाइपरटोनिक की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद माइनर लॉस ऑफ सोडियम आयंस. ठीक है, यहाँ पे वाटर का तो लॉस होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन है, बट यहाँ पे जो सोडियम आयंस हैं उनका माइनर अमाउंट में लॉस होगा. इट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन. ठीक है, हाइपोटोनिक की अगर बात करें तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्सेस. जब बहुत ज़्यादा लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, सो इट विल बी लेड टू हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन. ठीक है, शायद यहाँ तक क्लियर होगा. डिहाइड्रेशन क्या होता है? बेसिकली डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी से वाटर का लॉस हो जाए. अब नाउ बात आती है कि कितने टाइप का होता है. 3 टाइप: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी से वाटर का लॉस होगा. एग्जाम्पल में नेफ्राइटिस हो सकता है. हाइपरटोनिक में क्या होगा? वाटर का लॉस होगा अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस. ठीक है, एग्जाम्पल डायबिटीज. और हाइपोटोनिक की अगर बात करें तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वेरी वेरी एक्सेस. ठीक है, जब एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा इट विल बी हाइपोटोनिक. जैसे एग्जाम्पल कॉलीबैसिलोसिस. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए, जहाँ से यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, एक है हमारे पास स्किन टेंटिंग रेशियो या सेकेंड्स में जो टाइम होता है हमारे पास. सेकेंड है पीसीवी, देन इज डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, देन इज डोज रिक्वायर्ड पर केजी आईवी. अब स्किन टेंटिंग टाइम क्या होता है? ठीक है, अब इसको कई जगह परसेंटेज में भी आपको मिल सकता है, कई जगह टाइम में भी मिलेगा, कई जगह मिनट में भी मिलेगा. उससे टेंशन नहीं लेनी है आपको. आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. डिहाइड्रेशन जब भी आपने किसी एनिमल में नोटिस करा होगा, यू मस्ट हैव कम अप विद सो मेनी केसेस इन योर ओन क्लिनिक सेटअप, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी एनिमल डिहाइड्रेटेड होता है उसकी अगर हम स्किन को उठाते हैं, ठीक है, वी पुल द स्किन फ्रॉम एनीवेयर थ्रू आउट द बॉडी, तो वहाँ पे क्या होगा? स्किन को उठाने के बाद जो स्किन का रिट्रैक्शन होता है, कमिंग बैक टू इट्स ओन नॉर्मल पोजीशन, वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा. और नॉर्मली जो हमारे डिहाइड्रेटेड एनिमल नहीं होते हैं, जो कि वेल हेल्दी एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे वो जो रिट्रैक्शन टाइम होता है इट इज़ लेस देन सेकेंड्स. ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में अगर हमारा जो स्किन टेंटिंग टाइम है, जब हमने स्किन को ऊपर पुल करा और फिर छोड़ दिया, अगर वो 1 से 2 सेकेंड है और पीसीवी नियर अबाउट 45% है, तो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन हम लेते हैं 4 से 6%. ठीक है, एंड यहाँ पे जो डोज रेट होगी वो 25 ml पर केजी बॉडी वेट आईवी. ठीक है, याद रखना ये डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे. अगर यही टाइम बढ़ के 2 से 4 सेकेंड हो जाए, पीसीवी की वैल्यू 50%. पीसीवी क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे 6 to 8% डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन होगा एंड जो फ्लूइड की वैल्यू होगी वो डबल हो जाएगी. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पीसीवी से हमें क्या मतलब? पीसीवी क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम. ये हमें क्या बताता है? हीमो कंसंट्रेशन. सिंपल सी बात है, हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट में वाटर भी है. वाटर का लॉस हो गया किसकी वजह से? डिहाइड्रेशन की वजह से. और जब वाटर लॉस हो जाएगा किसी भी
लिक्विड में से अगर वाटर को हटा दोगे तो दैट लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू अ मच थिकर पेस्ट। तो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड के अंदर से पानी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हीमो कंसंट्रेशन हो रही है। तो वो पीसीवी की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। स्किन टेंटिंग टाइम अगर 5 से 10 सेकंड हो जाता है तो पीसीबी की वैल्यू 55% हो जाएगी, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन है वो 8 to 10% हो जाएगा। एंड 25 ml फ्लूइड और बढ़ जाएगा, मतलब कि 75। अगर ये टाइम 20 से 40 सेकंड हो जाता है, पीसीबी की वैल्यू 60% है, और डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, 10 से 12%। एंड सिंपल जो फ्लूइड वैल्यू क्या है, 100 ml। टेंशन नहीं लेनी, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो डाटा देख के, कई बार डाटा इतना सारा हो जाता है, क्योंकि आई नो मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टेट एंट्रेंस, जहाँ पे सारा कुछ आता है, द होल बीबीएससी एंड एज सिलेबस। और कुछ लोग से वेटनरी साइंस की अगर बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझ में आपको आ गया। पहली बात, कम टाइम होगा कम डिहाइड्रेशन, ज़्यादा टाइम होगा ज़्यादा डिहाइड्रेशन। पहले तो यहाँ से कोरिलेट करा करो क्वेश्चंस को। दूसरी बात, देखो मैंने डोज को किस तरीके से बढ़ाया, +25 +25 +25, ठीक है, सिंपल। 25-25 ml बढ़ गया फ्लूइड। यहाँ पे क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10, 20 से 40, एक कांस्टेंट रेशियो में बढ़ गया। डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन से ही क्वेश्चन आपके पास मिल सकता है, 4 से 6%, 6 से 8%, 8 से 10, हर एक में +2% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास आपको मिल सकता है इन एनी ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू फेस। तो शायद यहाँ तक बातें क्लियर होंगी अबाउट द डिहाइड्रेशन। आगे चलते हैं हम लोग। आगे मैं बात करूं तो शायद यहाँ पे फ्लूइड थेरेपी के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ जिक्र क्यों नहीं करा। यही फ्लूइड थेरेपी है, जो हमने यहाँ पे फ्लूइड दिया है ना, यही फ्लूइड थेरेपी है। अब सिंपल सी बात है, अब आइसोटोनिक में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, तो आपको ऐसा आईवी सोल्यूशन देना है, ऐसी फ्लूइड थेरेपी करनी है जिसमें आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों फुलफिल हो जाएं, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर और थोड़े से सोडियम आयंस का लॉस हो रहा है तो वहाँ पे आप उस तरीके से फ्लूइड थेरेपी करोगे। अगर हाइपोटोनिक मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया, तो जो आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस होना चाहिए दैट विल बी रिच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन आपको क्या मिल रही है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो आप इलेक्ट्रोलाइट दोगे, वाटर नहीं है तो नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस में आप डिफरेंट फ्लूइड ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको डोज रेट बता दी ऑफ फ्लूइड गिवन टू द एनिमल इन द डिफरेंट डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करेंगे एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस। एलर्जी की अगर मैं बात करूं तो एलर्जी इज ए स्टेट ऑफ रिकॉग्नाइजेबल हाइपर सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द एनिमल व्हेन इट इज एक्सपोज टू सम एंटीजन which is a specific immune response led to its hyper action। बेसिकली क्या है हाइपर एलर्जी, क्या है, एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब कोई एनिमल है आपके पास, उसको अगर आप फॉरन एंटीजन के साथ इनकाउंटर कराओगे तो बॉडी में क्या होगा, जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स है एनिमल का वो बढ़ जाएगा, एंड दैट स्टेट इज नोन एज एलर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एलर्जी कैसा स्टेट होता है, हाइपर सेंसिटिव। इसमें क्या होता है, जो एनिमल का स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स अ फॉरेन एंटीजन वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है, सडन क्लिनिकल सीवियर एलर्जिक रिएक्शन विच में लीड टू एनाफाइलैक्टिक शॉक। एक ऐसी सीवियर क्लिनिकल कंडीशन है। यूजुअली पेनिसिलिन अगर हम एनिमल में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार हमें एनाफाइलैक्सिस मिलता है। एनाफाइलैक्सिस जो होती है ये एक सब एक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हमने तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया तो इट विल टेक एनिमल इनटू द सीवियर एनाफाइलैक्टिक शॉक कंडीशन, एंड जिसकी वजह से एनिमल की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। कोशिश करा करो आप लोग कि कभी भी चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं करनी है। आपने एलर्जी भी जानते हो, एनाफाइलैक्सिस भी जानते हो, बस आपको ये नहीं पता कि क्या डिफरेंस आता है, किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, उस पर फोकस करना है। अगर फोकस नहीं हो पा रहा है वहाँ पे भी, तो आपको ये देखना है कि मुझे कितनी नॉलेज है और कितनी मैंने गेन करी और किस तरीके से मैं उसे कोरिलेट कर सकता हूँ। अब आपने हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हो, अगर हमें मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो वो स्वेलिंग क्यों होती है, दैट इज़ एन एलर्जी।
कई बार लोगों को गर्म खाने की वजह से, ठंडे पानी से नहाने की वजह से शरीर पे छोटे 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 दाने हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, तो दैट इज ऑल्सो एलर्जी। अगर यही एलर्जी का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो एनिमल या ह्यूमन बींग किसमें चला जाता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक में। सिंपल है। अब हम बात करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज मीडिएटेड बाय विच इम्यूनोग्लोबिन। तो आईजीई जो होता है ये इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से हमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने के लिए मिलती है। सेकेंड थिंग इज दैट स्किन एलर्जीज, जैसे कि स्किन एलर्जी में आपको रैशेज देखने के लिए मिलेंगे, स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा ओवर द स्किन। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को कोरिलेट करके कम्युलेटिव टर्म में क्या यूज करते हैं, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन। ठीक है, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन, ठीक है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइव एंड एंजियो एडिमा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आईजीई की वजह से होती है, जो स्किन एलर्जीज हैं जैसे कि रैशेज हैं, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, ऑल टुगेदर आप इनको व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन कह सकते हैं। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, हाइव्स और एंजियोएडिमा। ठीक है, फूड एलर्जी की अगर मैं बात करूं, अगर खाने की वजह से किसी जानवर में एलर्जी है तो वहां पे एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, ब्लोटिंग, वोमिशन, डायरिया, इची स्किन अलॉन्ग विद हाइव्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको जो मैं की वर्ड्स बता रहा हूँ, आईजीई, टाइप 1, व्हील, फ्लेयर, हाइव्स, एंजियोएडिमा, ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द सीवियरिटी एनाफाइलैक्सिस में स्किन रिएक्शंस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, स्वेलिंग, लो ब्लड प्रेशर, कोमा और डेथ हो सकती है। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, सीवियर एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, अगर सीवियर एनाफ्लेक्सिस है तो स्किन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्वेलिंग होगी, लो ब्लड प्रेशर होगा, कोमा होगी, डेथ होगा। अगर सीवियरिटी कम है तो इनकी जो डिग्री है ये भी कम हो जाएंगी। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, सिंपल सिंपल खुद से कोरिलेट करा करो। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ क्योंकि हम कितना भी रट लें, जब तक हम खुद से समझने की या उसको अपने रियल लाइफ में रिलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, शायद एक पेपर में भूल जाएं, पेपर के बाहर आए तो याद आ जाए, अरे यार मैंने वहां पे वो चीज रटी थी, भूल गया, मार्क्स उतर गया। ठीक है, इस तरीके से आप गलतियां करते हो, इसकी वजह से आपके कई ज्यादा नंबर घट जाते हैं एंड यू मिस योर ड्रीम कॉलेज, योर ड्रीम जॉब एंड वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एलर्जी में क्या बताया, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थी, फॉरेन एंटीजन आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। एनाफाइलैक्सिस में क्या होगा, सीवियर कंडीशन होगी जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक में कुछ याद नहीं रखना, आईजी याद रखो, आई टाइप 1। स्किन एलर्जीज में व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन जिसको हाइव और एंजियोएडिमा कहते हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एनाफाइलैक्सिस है, अगर डिग्री ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, अगर डिग्री कम है तो ये सारी चीज़ें घट जाएंगी। सिंपल सिंपल है। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ याद रखना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, कई बार अब आप लोग को लग रहा होगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को कैसे समझें, अरे यार सिंपल सिंपल सी बात है, कई बार हमें पॉलन एलर्जी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, सूखा मौसम होता है तो पॉलन इधर से उधर उड़ते हैं एंड पीपल आर वेरी समटाइम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू देम, उसकी वजह से उनको सांस आने में दिक्कत होती है, खांसी हो जाती है, दैट इज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एपिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, इसकी डोज रेट क्या होनी चाहिए, 0.01 ml पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, आगे समझ में, चलो बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट एडिमा एंड कोमा। ठीक है, एडिमा की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एडिमा की, तो इट इज डिफाइंड एज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेस involving a disturbance in mechanism of fluid exchange in tissues accompanied by endocrine, circulatory, hepatic and renal changes। बेसिकली क्या है, एडिमा में क्या होगा, एडिमा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाएगा इन एक्सेस अमाउंट, कहाँ पे, टिश्यू स्पेसेस में। फ्लूइड है आपके पास,
वो एबनॉर्मल अमाउंट में टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा होने लगे। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं? अब नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसकी वजह से टिश्यू स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है वो मेंटेन रहता है। अगर ये इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए, ठीक है, तो शायद हमारा टिश्यू स्पेस में फ्लूइड बढ़ जाए, ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ एडिमा। अब बात आती है जो एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन चेंजेस, सर्कुलेटरी चेंजेस और हेपेटिक चेंजेस, ठीक है। आगे समझ में। अब एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, सी पीसीओपी। पीसीओपी क्या है? इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डिक्रीज इन प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाए या जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए, इसकी वजह से आपको एडिमा की कंडीशन मिल सकती है। सिंपल है। एडिमा क्या है? एबनॉर्मल फ्लूइड एक्युमुलेशन। फ्लूइड कब आएगा? जब दोनों जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा रेगुलेट रहता है वो बिगड़ जाए, ठीक है, या तो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बढ़ जाए या पीसीओपी है, दैट इज व्हाट, प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाए। साथ ही साथ सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाए या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। दीज कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ एडिमा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोमा की। कोमा क्या होता है? रिफर टू द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच एनिमल कैन नॉट बी राउज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक ऐसी कंडीशन जहां से हम एनिमल को वापस जगा नहीं सकते। क्यों नहीं जगा सकते? क्योंकि सीएनएस अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है। सिंपल है। टीवी में भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कोमा में जानवर या इंसान चला जाता है तो वापस नहीं आता। वापस ना आने का कारण क्या होता है? क्योंकि उसका सीएनएस अनरिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। वी विल नाउ टॉक अबाउट द पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। पॉइजनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट पॉइजनिंग में HCN पॉइजनिंग, ठीक है। HCN पॉइजनिंग क्या है? साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। अब साइनाइड पॉइजनिंग की ईटियोलॉजी क्या होती है? अगर हम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स खा लें, क्या खा लें? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। अब साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कैसे खाओगे आप? सिंपल सिंपल सी बात है, कोई सोर्स होगी। सोर्स क्या हो सकती है? सोरगम वल्गेरे, सोरगम हेलीपेंसी, अकाशिया ल्यूकोसिफेला, लोटस स्पीशीज, नीरियम ओलियंडर, एक्सेट्रा। कुछ याद रख लेना नाम, कुछ तो भूल ही जाओगे फॉर श्योर, बट कुछ याद होने चाहिए। सोरगम वल्गेरे, सोरगम हेलीपेंसी, अकाशिया ल्यूकोसिफेला, लोटस स्पीशीज एंड नीरियम ओलियंडर, ठीक है। अब इन प्लांट्स में क्या होता है? साइनाइड, ठीक है। एंड द कंटेंट ऑफ दीज प्लांट्स विल इनहिबिट व्हाट? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, cytochrome oxidase, and will lead to death of animal because of histotoxic anoxia। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोग को। किसकी वजह से हो रहा है? प्लांट्स के इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। कौन से प्लांट? ये सारे प्लांट। उसमें क्या होता है? साइनाइड। साइनाइड जब आदमी जानवर खा लेगा तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसका इनिबिशन हो जाएगा, उसकी वजह से एनिमल में डेथ होगी। रीजन क्या होगा? हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किसकी वजह से हुआ? प्लांट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। कौन सा एंजाइम इनिबिट हुआ एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द डेथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है? बिटर आलमंड। अब बिटर आलमंड क्या? कड़वा बादाम। अगर आपको कड़वे बादाम की स्मेल आती है व्हेन यू ओपन द स्टमक और ह्यूमन, यू कैन सस्पेक्ट दैट एनिमल इज हैविंग HCN पॉइजनिंग, ठीक है। आगे समझ में। ये आपको याद रखना है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक याद नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी पॉइजनिंग है, ठीक है, और ये भी नहीं पता होगा कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज़? जब भी कोई एनिमल पॉइजनिंग से सफ़र करता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं? उसके कंटेंट्स को, जैसे अगर रूमन में से हमने कंटेंट लिया उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग कर सकें,
तो टेस्टिंग के लिए किसी भी रूमिनल कंटेंट या किसी भी ऑर्गन को आपने रखा है तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो साइनाइड पॉइजनिंग के केस में जो ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है या स्टमक को प्रिजर्व कर रहे हो या रूमन को प्रिजर्व कर रहे हो, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ 1% ऑफ व्हाट, मर्क्यूरिक क्लोराइड। आगे समझ में। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, सोडियम नाइट्रेट दे सकते हैं फेज 1 में। 2 फेजेस में हम ट्रीटमेंट करेंगे, फेज 1 एंड 2, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थियोसल्फेट। याद रखना। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। पॉइजनिंग क्या होती है? पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन है जब भी कोई एनिमल कुछ ऐसा सब्सटेंस खा ले जिसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने की वजह से या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से एक बॉडी के अंदर क्या हो, टॉक्सिसिटी बन जाए बिकॉज ऑफ द मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले है हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है एनिमल में हिस्टोटॉक्सिक एनोसिया, दैट इज द रीजन ऑफ डेथ। क्यों हुआ? जितने भी प्लांट्स थे उनको जानवर ने खाया, वहाँ से साइनाइड निकला। साइनाइड ने क्या करा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा एंड फाइनली लेड टू द डेथ ऑफ एनिमल। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटर आलमंड टेस्ट आएगा आपको यहाँ पे स्टमक और रोमन से। एंड उसके ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए यू विल यूज 1% ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। ट्रीटमेंट क्या है? 2 फेज में, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 क्या है? सोडियम नाइट्राइट एंड फेज 2 इज सोडियम थियोसल्फेट। आगे समझ में। चलो बात करते हैं हम लोग नाइट्रेट पॉइजनिंग की। देखो क्वेश्चन कभी भी आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि आपको फेल कर दें या आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट से डिराइव होता है, एंड जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो कई बार बच्चों का क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वी फेस प्रॉब्लम व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड वी आर कंफ्यूज्ड इसका ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी या डी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कंसेप्ट पर पकड़ करके चलनी है ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट की। तो सिंपल सी बात है, ऐसे प्लांट्स जिसमें नाइट्रेट पाया जाता है उसको खा जाओ तो सिंपल आपको नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाएगी। जो नाइट्रेट होता है यूजुअली नॉन टॉक्सिक होता है, बट इन द फीड स्टफ और इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दे आर कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट्स विच आर टॉक्सिक। ठीक है, बेसिकली क्या है, नाइट्रेट नॉर्मली एनिमल के लिए पॉइजनस नहीं होता, बट जब काफ़ी लंबे समय से खाने में या एलिमेंट्री ट्रैक्ट में वो जाता है, पड़ा रहता है, तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज 6 to 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक। ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ नाइट्रेट पॉइजनिंग इज वेरी हायर इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, क्योंकि जो रूमिनल फ्लोरा होता है इट विल कन्वर्ट द नाइट्रेट इनटू द अमोनिया। ये भी याद रखने वाली बात है। नॉर्मल रिएक्शन में क्या मैंने आपको बताया, नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी अ रीजन फॉर द टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग। बट रूमन के केस में नाइट्रेट पॉइजनिंग जो आपको ज़्यादा मिलती है देखने के लिए, वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो रूमन में रूमिनल फ्लोरा है वो नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? प्रोग्रेसिव साइनोसिस। ठीक है, सबसे पहले आपको जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दे विल टर्न इनटू द ब्लू कलर, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ फाइनल स्टेजेस में आपको कोमा फॉलोड बाय डेथ ऑफ एनिमल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है यहाँ पे, दैट इज डार्क चॉकलेट कलर और कॉफी कलर क्लॉटेड ब्लड, इम्प्रॉपरली क्लॉटेड ब्लड, ये भी याद रखना। अगर आपके पास कोई एनिमल आता है सस्पेक्टेड ऑफ नाइट्रेट पॉइजनिंग, तो उसकी जो ब्लड होगा वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं करेगा, उसका कलर कैसा होगा? डार्क चॉकलेट या कॉफ़ी कलर। यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और जो हमें याद नहीं होते। सो इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने बहुत बड़े तरीके से बहुत 4 तरीके के पेन यूज़ करके नोट्स बनाए हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक एनी नोट, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली अगेन एंड अगेन, याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रेट पॉइजनिंग के केस में एक फील्ड टेस्ट होता है, तो क्या नाम है उसका? डाई फिनाइल अमीन टेस्ट, याद रखना, एंड नाइट्रेट टेस्ट स्ट्रिप्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। फील्ड कंडीशन में आप लैब तो सेटअप कर नहीं सकते, सो यू नीड सम एजेंट्स एंड द एजेंट्स दैट विल
react quickly and give us the results very quickly and appropriately. तो डाइफिनाइलअमीन टेस्ट होता है और साथ ही साथ हमारे पास नाइट्रेट टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं that are used for its diagnosis. ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे भाई? मिथाइलिन ब्लू इज द एंटीडोट। याद आ गया, समझ में आ गया। HCN हो गया हमारे पास और नाइट्रेट हो गया। HCN में क्या था? सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थियोसल्फेट, और नाइट्रेट पॉइजनिंग में हम क्या यूज करेंगे? मिथाइलिन ब्लू। अब आगे चलते हैं। ऑक्सलेट पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर ऑक्सलेट पाया जाए, क्योंकि रूमिनेंट्स क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं ना। अब वो तो क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट फीडर हैं, उनको आगे जो तुम रख दोगे वो खा जाएंगे। उनको नहीं पता इसके अंदर साइनाइड है या ऑक्सलेट है या कोई पेस्टिसाइड मिला हुआ है, दे डोंट नो। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सलेट की हम लोग बात कर रहे थे। अगर हेल्बियोटियम ग्लोरिनियस, सार्कोबैटस वर्मिकुलेटस, ऑक्जेलिस पेस्कैपेरे, रियूहम, रूबर्ब, बीटा वल्गैरिस, याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ, हेलोगेटन ग्लोनिरेटस, सार्कोबेटस वर्मिकुलेटस, ऑक्जेलिस पेस्कैपेरे, रियूहम, रूबर्ब, बीटा वल्गैरिस, ये सारे प्लांट्स के अंदर ऑक्सलेट पाया जाता है और इंजेक्शन अगर ऑक्सलेट का होगा तो ऑक्सलेट पॉइजनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो once observed from the GI tract, soluble oxalates will readily combine with blood calcium and magnesium to produce hypocalcemia and hypomagnesia। ठीक है, अब क्या होता है? ऑक्सलेट खाया, जीआई ट्रैक्ट में पहुंचा, जीआई ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद क्या करेगा? ब्लड में जाएगा, ब्लड में कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ बाइंड अप होगा। कैल्शियम के साथ बाइंड अप होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया। मैग्नीशियम के साथ होगा तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हाइपोमैग्नीशिया। ठीक है, oxalates are deoxified in the rumen and get converted into the carbonate and bicarbonate in which excess can produce severe alkalosis। अब रूमिनेंट्स के पास एक तरीका होता है जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी को ये कम कर देते हैं। बेसिकली ऑक्सलेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बोनेट्स में और बाइकार्बोनेट्स में। और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? इसकी वजह से जब ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो नॉर्मली रूमन में एल्कलोसिस हो जाती है। तो मतलब ऑक्सलेट की पॉइजनिंग कम हो गई, बट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे अल्कलाइन कंसंट्रेशन बढ़ गई तो एल्कलोसिस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ऑक्सलेट पॉइजनिंग में जो पीसीवी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है, बट बन और पोटेशियम लेवल जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। ट्रीटमेंट सिंपल है, हाइपोकैल्सीमिया था, हाइपोमैग्नीसिया था, दोनों को सप्लाई कर दो, कैल्शियम दे दो, मैग्नीशियम दे दो, सिंपल, खत्म। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग यूरिया पॉइजनिंग की। तो अगर यूरिया की अगर मैं बात करूं तो रूमिनेंट जनरली ऑब्टेन यूरिया फ्रॉम फीड्स और यूरिया मोलासेस मिक्सचर खाने में मिलता है रूमिनेंट्स के लिए, और जो यूरिया के मोलासेस मिक्सचर आते हैं उसमें आपको मिलता है। अब एक्सेस अगर यूरिया हो जाएगा बॉडी में तो वहाँ पे क्या होगा? अमोनियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, एंड दिस अल्कलिनिटी विल स्पीड अप द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। An increased ammonia concentration will inhibit the citric acid cycle, जिसकी वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड लैक्टेट लेवल बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा? एसिडोसिस। समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ बता दी। पिछले वाले केस में क्या देखा था आपने? जो ऑक्सलेट्स हैं वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहे थे एंड फाइनली अल्कलोसिस हो रहा था। यूरिया के केस में क्या होता है? जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में एनिमल यूरिया खा लेता है तो एक्सेसिव यूरिया से अमोनियम आयन निकलते हैं, वो क्या करते हैं? अल्कलिनिटी प्रोड्यूस करते हैं। दिस अल्कलिनिटी विल डू व्हाट? इट विल इंक्रीज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अब ये हाइड्रोलिसिस क्या करती है? ये इनहिबिट करती है सिट्रिक एसिड साइकिल को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस,
ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड लैक्टेट लेवल बढ़ जाएंगे एंड फाइनली लीड टू द एसिडोसिस। ठीक है, अ डिक्रीज in energy production and cellular respiration will leads to convulsion। अगर एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एनिमल में आपको कन्वर्जन्स दिखाई देंगे। कन्वर्जन्स किसकी वजह से आए आपके पास, यूरिया पॉइजनिंग की वजह से। इस तरीके से चीजें आपको कोरिलेट करके चलनी है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं कैरेक्टर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कैरेक्टर्स याद रखना। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो हमें ट्रीमर्स दिखाई दे सकते हैं, ट्विचिंग, ठीक है, स्पाज्म दिखाई दे सकता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस की अगर बात करें तो ब्लॉट, रूमन अटॉनी, टीथ ग्राइंडिंग, किकिंग एट द एब्डोमेन, कोलिक, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकता है। ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड वाटर एसिटिक एसिड ट्रीटमेंट। ठंडे पानी में एसिटिक एसिड आप मिला के पिला दो, ठंडा एसिटिक एसिड, जानवर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइजनिंग में हमने 4 चीज़ें बात करी, नाइट्रेट पॉइजनिंग, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेट पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग एंड यूरिया पॉइजनिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, किसके बारे में बात करेंगे, पेस्टिसाइड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जानवर में क्यों हो रही है, क्योंकि जानवर जो होता है हमारा, जो एनिमल्स जो होते हैं हमारे, वो इनडिस्क्रिमिनेट फीडर होते हैं। उनको नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं, और खाने के बाद ये सारी रिएक्शंस उनकी बॉडी में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि क्या हमें रीजंस हैं, क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है, और कैसे हम ट्रीट करेंगे जानवर को। तो बात करते हैं पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में, तो सबसे पहले हमारे पास आती है कार्बामेट पॉइजनिंग। सो कार्बामेट पॉइजनिंग में हमारे पास आता है एल्डी कार्ब, कार्बरिल, कार्बोफ्यूरान, मेथोमिल, प्रोपोक्सर। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में सबसे पहले हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कार्बामेट पॉइजनिंग की। तो उसमें कुछ कंपाउंड्स आते हैं, एल्डी कार्ब, कार्बरिल, कार्बोफ्यूरान, मेथोमिल, प्रोपोक्सर। अगर जानवर हमारा इन सब में फीड करता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बामेट पॉइजनिंग। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, सिंपल, कुछ ज़्यादा याद नहीं है, कुछ करना है इसमें, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या देंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स। ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, सबसे पहली बात है ये है CNS स्टिमुलेंट्स। अब कोई भी चीज़ जब CNS को स्टिमुलेट करेगी तो वहाँ पर ट्रिमर्स होंगे, कन्वर्जन्स होंगे, हाई फीवर होगा। ठीक है, एनिमल में क्या होगा, एबनॉर्मल पोस्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही साथ हेड प्रेसिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिहेवियर होता है हमारा हेड प्रेसिंग का, वो आपको वहाँ पे एनिमल्स में दिखाई देगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, अगर एनिमल इन पे फीड करता है, इनको कंज्यूम कर लेता है बाय मिस्टेक, मार्क माई वर्ड्स, ज़बरदस्ती नहीं खिलाते हम उसको, बाय मिस्टेक सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आपका हाथ किसी फ्लेम से जल जाता है तो इट इज़ बाय मिस्टेक, आप ऐसा तो है नहीं खुद से जाके हाथ लगा दोगे आँख से। ठीक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड पर अगर आप फीड कर रहेगा आपका जानवर, तो वहाँ पे CNS स्टिमुलेंट होगा, मार्क्ड बाई ट्रेमर्स, कन्वर्जन्स, हाई फीवर, एबनॉर्मल पोस्चर, हेड प्रेसिंग। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग डेड एनिमल आते हैं एंड वी वांट टू टेस्ट कि क्या ये पॉइजनिंग का केस है, तो हम लोग केमिकल एनालिसिस किस ऑर्गन की करेंगे, ब्रेन, लिवर, किडनी, फैट एंड स्टमक कंटेंट्स। ठीक है, सिंपल से की बात है। अब ऑर्गेनोक्लोरीन पॉइजनिंग में आपका जो ट्रीटमेंट होता है, इट मेनली डिपेंड्स रिमूविंग द ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी क्या है, सारे कंपाउंड्स, एल्डी कार्ब, कार्बरिल, कार्बोफ्यूरान, मेथोनिल, प्रोपोक्सर,
तो कार्बामेट में थे। ऑर्गेनोक्लोरीन में क्या था, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनोक्लोरीन हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल स्टमक लवाज करनी है। यू हैव टू फ्लश द स्टमक विद द हेल्प ऑफ टैनिक एसिड, ठीक है। यू हैव टू एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल एंटीडोट। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हो, कार्डियक अरेस्ट के लिए ट्रीटमेंट एंड शॉक के लिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। ये हम लोग को पॉइजनिंग हमेशा से टफ रखती है क्योंकि सबकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर किसी चीज़ की कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है तो वो सिंपल है, आपको पढ़ना है, याद हो जाएगा, और वही क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होगा एग्जाम्स में। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दवा, ठीक है, उसकी डोज रेट, पैथोजेनेसिस ऑफ एनी डिजीज़, उस पर दिमाग लगाते हैं। भाई अगर आपको पैथोजेनेसिस पता है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट तो आप अपने आप ही कर लोगे। आपको अगर इटियोलॉजी पता है तो ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है। इसी हिसाब से अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है तो आप पहचान भी बहुत आसानी से सकते हो किसी चीज़ की। तो यहीं पे आपको चीज़ें समझने में और रखने में डिफरेंस करती हैं। तो कार्बामेट पॉइजनिंग में जो हमारा इटियोलॉजी थी, अगर इसको हटा दें तो भी हम ट्रीट कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी होता है यूजिंग अट्रोपिन सल्फेट। ऑर्गेनो क्लियरिंग में क्या होता है, हमें टैनिक एसिड से स्टमक क्लियर करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड चारकोल देना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वी हैव टू ट्रीट एनिमल फॉर कार्डियक शॉक अलॉन्ग विद द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइजनिंग की, दैट इज व्हाट, ऑर्गेनो फोस्फेट। चीज़ें बहुत सारी सिंपल हैं, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी इस वाले लेक्चर में एलर्जी पढ़ाई, एनाफिलैक्सिस, एडिमा, कोमा, और हम लोगों ने बात करी थी पॉइजनिंग की, ठीक है। तो पॉइजनिंग में नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग, ठीक है। अब इसके भी कुछ इटियोलॉजिकल एजेंट होंगे, जैसे कि अजीनोफॉस मिथाइल, ठीक है, क्लोर पायरीफॉस, कोमाफॉस, डाइजियन, डाइक्लोरोवॉस, पैंथियन, मेलाथियन, ऑक्सीडीमिटॉन मिथाइल, पैराथियन फोरेट, फॉर्मसेट, टेम्पीफॉस, टेट्राक्लोरोविनोसफॉस एंड ट्राइक्लोरोफॉन। बहुत टफ नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बामेट की याद कर लिया आपने, ठीक है, कार्बामेट का आपको पता है। तो ऑप्शन में क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ऑप्शन होता है बिल्कुल रिलेटेबल, और बाकी के 3 ऑप्शन यूजुअली इसी तरीके से रखे जाते हैं जहाँ पे कोई रिलेशन ना हो। यूजुअली इसी क्वेश्चन में यही देखा जाता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग आपको कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे कि ट्राइक्लोरोन, पैंथियन, फॉर्मसेट, पैराथियन और अजीनफॉस मिथाइल। इतना याद कर लो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना याद कर लो आप लोग कि इतने सारे जो कंपाउंड्स होते हैं दैट आर द कॉजेटिव एजेंट। अब पॉजिटिव एजेंट तो हमने देख लिया, होगा क्या एनिमल में, नर्व स्टिमुलेंट। सिंपल सी बात है, आपका जानवर इन चीज़ों पे फीड करेगा, इनके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनेंगे बॉडी के अंदर, एंड वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या करेंगे, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन को शो करेंगे। सबसे क्लियर कट मैनिफेस्टेशन है नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। सबसे पहले जानवर में आपको क्या दिखाई देगा, एक्सेसिव ड्रूलिंग, उसके बाद प्यूपिल्स जो होंगी वो छोटी हो जाएंगी, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, डायरिया होगा, वोमिशन होगी, एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, यू विल ऑल्सो हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मसल स्पाज्म दिखाई देंगे आपको, वीकनेस होगी, नर्वसनेस होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद द सीजर्स, ठीक है। ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट। जहाँ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, हम लोग साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। जहाँ एक जनरल ट्रीटमेंट फॉलो करा जाता है लाइक एंटीबायोटिक, एंटीमेटिक्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, हम उनके बारे में डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। जहाँ डोज रेट इंपॉर्टेंट होगी, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद यू। अट्रोपिन
इज द ड्रग ऑफ चॉइस, और साथ ही साथ एक एंटीडोट है हमारे पास। एंटीडोट क्या है हमारा? प्रेलिडॉक्सिम, इसको हम क्या कहते हैं? 2-PAM। दिस इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट। तो आप लोग को एंटीडोट पता होने चाहिए, कुछ सिम्टम्स पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है that an animal is presented with signs of excessive drooling, small pupil, frequent urination and diarrhea, and found inside a storeroom of a farm, suffering from seizures, suspected poisoning and treatment। A, B, C, D। आंसर क्या होगा? ऑर्गेनो फोस्फेट पॉइजनिंग, साथ में क्या ट्रीटमेंट होगा? अट्रोपिन ऑप्शन हो सकता है साथ में, या तो 2-PAM दैट इज प्रेलिटॉक्सिन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग की। जो हम रोडेंट्स को मारने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार क्या होता है उन रोडेंट्स पे एनिमल फीड कर लेता है एंड दे इनडायरेक्टली सफर फ्रॉम द रोडेंटिसाइड। ठीक है, बात करते हैं रोडेंटिसाइड क्या हुआ? सेकेंडरी पॉइजनिंग। अब आपने अपने घर में एक चूहे को जहर देके मार दिया, ठीक है, और इसको अपने घर के बाहर फेंक दिया। कोई कुत्ता आया, कोई डॉग आया, उसने इस रैट पे फीड करा, सो दैट डॉग विल सफर फ्रॉम दिस पॉइजनिंग, हेंस इट इज नोन एज सेकेंडरी पॉइजनिंग। ठीक है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है यूजुअली सपोर्टिव होगी, सिंपल। कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास मौजूद नहीं है। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट 5%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग में। सबसे पहले हमारे पास जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, ZN3P2। जो बेसिकली जिंक फॉस्फाइड होता है, अगर इसको जानवर खाएगा तो इसके अंदर क्या रिलीज होगा? फॉस्फीन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब ये फॉस्फीन गैस क्या करती है कि एक प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है, ठीक है, दैट इज हाईली इरिटेंट टू GIT। सिंपल, ये हो गया आपकी पैथोजेनेसिस। जानवर ने क्या करा? जिंक फॉस्फाइड पे कंज्यूम करा, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड पे कंज्यूम करने की वजह से फॉस्फीन निकला। फॉस्फीन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है, दैट इज वेरी इरिटेंट टू GIT। ठीक है, जो फॉस्फीन गैस होती है इसकी स्मेल कैसी होती है? फिश लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको ध्यान में रखनी है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो जिंक फॉस्फाइड है उसका एक मेटाबोलाइट होता है, एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स स्मॉलर कंपोनेंट और इनटू डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। ठीक है, कुछ मेटाबोलाइट्स अच्छे होते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक फॉस्फाइड का मेटाबोलाइट है दैट इज हाइपोफॉस्फाइड, एंड एनिमल में ये आपको यूरिन में दिखेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड, कुछ ऐसे रोडेंटिसाइड होते हैं जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो दे विल लीड टू द डिक्रीमेंट इन द विटामिन के सिंथेसिस। ठीक है, और विटामिन के का सिंथेसिस कैसे कम होगा? बिकॉज इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम जो होता है उसका इनिबिशन करते हैं ये, जिसकी वजह से विटामिन के का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो क्लॉटिंग टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन टाइम है, वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब कोई सी छोटी सी भी इंजरी अगर एनिमल में हो जाए और विटामिन के कम हो, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम होगा, साथ ही साथ इंटरनल ट्रॉमा की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारी पॉइजनिंग होती हैं जानवरों में,
यूजुअली डॉग्स में, कैट्स में, कैटल बफेलो में, सबका एक अपना कैरेक्टर है, किसमें क्या मिलेगा, किसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, किसके पीछे क्या रीज़न है। आपको अगर रीज़न पता है तो ट्रीटमेंट आप कर लोगे। अगर आप देख रहे हो कि भाई किसी जानवर को पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि कोई ऐसा पॉइजन होगा जिसकी वजह से इसका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है हमारे पास फाइटोमिना डियोन। याद रखेंगे आप लोग सब। ठीक है, कुछ नेम ऐसे होते हैं जो आपको कई बार 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 पढ़ने के बाद, सुनने के बाद याद होंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने ठान रखा है कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ठीक है, सो द ओनली थिंग दैट इज़ बिटवीन यू एंड दैट कॉलेज और द सीट इज़ योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। ठीक है, चलते हैं आगे। वारफरिन पॉइजनिंग। वारफरिन क्या है? ये भी एक एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड है जो विटामिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। साथ ही साथ ये विटामिन के प्रोडक्शन को कम करेगा एंड विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 4, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10, इन सब के भी कंसंट्रेशन को ये कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी डैमेज एंड कैपिलरी ब्लीडिंग। सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन वारफरिन की, जिनको हम सुपर वारफरिन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली ऐसे वारफरिन होते हैं जो कि वारफरिन रेजिस्टेंट डॉग रैट्स के लिए काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वारफरिन रेजिस्टेंट रैट्स क्या होते हैं भाई? बेसिकली क्या होता है, रैट्स के अंदर एक ऐसा बिहेवियर होता है, बेट एस्केप। बेसिकली अगर चूहे को ये पता चल जाता है कि इस चीज़ को खाने की वजह से हम मरेंगे, ठीक है, तो ये अपनी कम्युनिटी में बोल देगा कि भाई वहाँ पे किचन के इस कोने में एक चीज़ रखिए, इसको मत खाना। आप कितने भी चूहे मारने की दवा रख लो, चूहे नहीं मरेंगे, क्योंकि उनको तो पता है। इसके लिए हमने क्या करा, एक सुपर वारफरिन बनाया। सुपर वारफरिन वारफरिन से कई ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ होती है हमारे पास, क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो अगर हमारा रैट सुपर वारफरिन पर फीड करता है तो हमारी जो सीवियरिटी है पॉइजनिंग की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो भी हमारे पास सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल साइंस दिखाई दे रहे हैं, दैट विल ऑल्सो एनहांस। चलते हैं आगे। फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट क्या होता है? लोअर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी बाय इनहिबिटिंग द टीसी और क्रेब्स साइकिल। अब देखो, फ्लोरोएसीटेट की पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो टीसीए साइकिल है और क्रेब्स साइकिल है उसको इनहिबिट कर देता है फ्लोरोएसीटेट। अब जब ये चीज़ इनहिबिट हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन नहीं होगा एनर्जी का। नेक्स्ट हम लोग इसमें एक बात करेंगे बेड शाइनेस की। इट इज़ डिवॉइड ऑफ बेड शाइनेस because it develops toxicity after a lag period, hence the rodents forget the exposure. फ्लोरोएसीटेट में वारफरिन जैसी बेड शाइनेस नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चूहा नहीं खाएगा, लेकिन फ्लोरोएसीटेट को चूहा बार बार खाएगा। क्यों खाएगा भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि फ्लोरोएसीटेट बॉडी के अंदर आपका घुसेगा, एक पीरियड लेगा वो लंबा सा, जिसको हम क्या कहते हैं, लैग पीरियड। उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, इस लैग पीरियड के दौरान जो रैट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, वो भूल जाते हैं कि भाई हमने किसी चीज़ को खाया था, हमारा किसी पॉइजन के साथ एक्सपोजर हुआ था। तो हेंस इट इज़ मोर एफिशिएंट टू किल रोडेंट्स। बट रोडेंट्स को किल करने के साथ ही साथ क्या दिक्कत होगी,
अगर आप रोडेंट्स को मारोगे और अगर डॉग ने फीड करा, कैट ने फीड करा उस पर, तो वहाँ पे आपको सीवियरिटी भी इन्हांस वे में दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट सिम्टम। प्रोमिनेंट सिम्टम आपको मिलेगा न्यूरोलॉजिकल, पहली बात। साथ ही साथ एक नॉट स्पेसिफिक एंटीडोट होता है जो हम इसमें यूज करते हैं, ग्लिसरल मोनो एसीटेट, ये भी आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ जो क्लोरो एसीटेट का यूज है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। तो आपके पास क्वेश्चन ये ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्ट्रिक्टेड एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड और सिंपल रोडेंटिसाइड। साथ ही साथ बेट शाइनेस इज एब्सेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोग समझ गए क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन हर एक लाइन से फॉर्म करा जा सकता है, इट जस्ट डिपेंड ऑन हु इज गोइंग टू सेट द एग्जामिनेशन पेपर। ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, कोई भी एग्जामिनेशन पेपर सेट करे, कैसा भी सेट करता है, आपको अगर बेसिक आइडिया है चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि पूरी वेटनरी साइंस BVSC एंड एज 5.5 ईयर में जो आपने पढ़ी है, उसको एक साल के टर्म में इंटर्नशिप के दौरान रहते हुए रिवाइज करना और साथ ही साथ अच्छा परफॉर्म करना एक बिट टफ और हेक्टिक टास्क है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए इस क्रैश कोर्स का मेन मोटिव ये है कि आप लोग जल्द से जल्द मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर सकें इन अ वेरी एफिशिएंट वे, विच विल हेल्प यू टू इन्हांस योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज योर परफॉर्मेंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी रोडेंटिसाइड की। ठीक है, रोडेंटिसाइड, अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रोडेंटिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट वार्फरिन रेजिस्टेंट रैट्स cause toxicity by induction of hypercalcemia which led to calcification of visceral organs। अब देखो, विटामिन डी हम कहाँ यूज़ करेंगे, जो वार्फरिन रेजिस्टेंट रैट्स हैं उनके लिए। अब ये विटामिन डी जो रोडेंटिसाइड है ये क्या करता है, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बॉडी में इतना बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनका क्या होगा, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, उनके कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, अगर वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी, ब्लड वेसल्स, लंग्स कैल्सिफाइड हो जाएंगे, इट विल हैम्पर देयर फंक्शन एंड फाइनली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द एनिमल। अगर इस पर कोई डॉग कैट कंज्यूम करता है, ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं अंटू पॉइजनिंग की, ANTU, अल्फा नेप्थिल थियो यूरिया। आगे समझ में क्या है, इसमें बहुत कॉमन टर्म आता है, ड्राउनिंग इन इट्स ओन फ्लूइड। याद रखना है चीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अंटू में क्या दिखता है, ड्राउनिंग इन इट्स ओन फ्लूइड, जानवर अपने ही फ्लूइड में डूब जाता है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, अल्फा नेप्थिल थियो यूरिया। सिम्टम क्या दिखाई देता है, मेन पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अंटू पॉइजनिंग की वजह से जो फ्लूइड है वो लीक करता है किसमें, लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में फ्रॉथ फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली डेथ ऑफ एनिमल। अब साथ ही साथ हम लोग एक और बात करते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइजन है रेड्स के लिए, बट ये बैंड पॉइजन है। क्यों बैंड है, क्योंकि इसकी कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, कैंसर इंड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की, अंटू वर्सेस पैराक्वेट पॉइजनिंग। अंटू क्या है, रोडेंटिसाइड, पैराक्वेट क्या है, हर्बिसाइड। जो हर्ब्स को मारे वो हर्बिसाइड, जो रोडेंट्स को मारे वो रोडेंटिसाइड। तो अंटू में आपको क्या दिखाई देता है, पल्मोनरी एडिमा, और पैराक्वेट में क्या देता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल वेटनरी मेडिसिन में, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी।
अगर आप पॉइजनिंग को ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो अनटू की एक बार और हम लोग बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनटू की फुल फॉर्म, क्वेश्चन, अनटू बैन क्वेश्चन, अनटू कार्सिनोजेनिक क्वेश्चन, ड्राउनिंग इन इट्स ओन फ्लूइड, ये भी क्वेश्चन है। पल्मोनरी एडिमा कराता है, ठीक है। डेथ क्यों होती है? क्योंकि क्रॉस फॉर्मेशन होता है लंग्स में। अनटू एक रोडेंटिसाइड है और पैराक्वेट एक हर्बिसाइड है। यहाँ पे आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलेगा और यहाँ पे आपको पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो एक अंतु पॉइजनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अबाउट इट्स रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है, जो ब्राउन और नॉर्वे रैट्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू अंतु। याद रखेंगे आप लोग, मैं जो बात बता रहा हूँ आपको अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ अंतु पॉइजनिंग, हियर आर टू रैट ब्रीड्स, ब्राउन एंड नॉर्वे रेट्स। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे अबाउट द नेक्स्ट पॉइजनिंग, दैट इज रेड स्क्विल एंड इंडियन स्क्विल पॉइजनिंग, ठीक है। बेसिकली रेड स्क्विल पॉइजनिंग और इंडियन स्क्विल पॉइजनिंग आपको साउथ पार्ट्स ऑफ द इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। सो अब बात करते हैं अबाउट इट्स ऑरिजिन। सो बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट नोन एज अर्गीनिया मैरिटीमा, ठीक है। तो ये प्लांट का नाम आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, वी विल टॉक अबाउट इट्स टॉक्सिक प्रिंसिपल। सो इट इज स्क्लेरोसाइड, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है आपके पास कि कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, क्या टॉक्सिक प्रिंसिपल है। टॉक्सिक प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द टॉक्सिक मेटाबोलाइट, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो बेसिकली क्या होता है, जो जीआई माइक्रो फ्लोरा है किसी भी एनिमल का, जो हमारे पास जीआईटी है, उसमें जो माइक्रो फ्लोरा है, उस पर जो स्क्लेरोसाइड ग्लाइकोसाइड होता है वो एक्ट करता है, ठीक है। एंड इट विल रिलीज इट्स ए ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है। अब ये स्क्लेरोसाइड ने जीआईटी पे एक्ट करा, अपना ए ग्लाइकोन पार्ट निकल गया, एंड क्या बन गया फाइनली आपके पास, स्क्लेरोसाइडिन, ये आपके पास कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या करता है, एनिमल में कार्डियक अरेस्ट और अरिथमिया कॉज करता है। और ये स्क्लेरोसाइड जो होता है, जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है, वो अर्जीनिया मैरिटीमा में जो बल्ब होता है प्लांट का, उसके हायर पोर्शन में मिलता है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो गई होंगी, भाई किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस क्रैश कोर्स में बता रहा हूँ, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, कवरिंग द एसेंस ऑफ द टॉपिक एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कैन बी आस्क्ड। तो कुछ चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं बस आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो एंड यू आर नॉट इनटू so much of study because of your hectic internship schedule or something else that you are busy with, तो आप लोग इन वीडियोस को बार बार सुनो, देखो, तो ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन पीरियड बैठ जाएँ, ठीक है। तो एक बार रेड स्क्विल, इंडियन स्क्विल हम फिर से रिवाइज करेंगे। साउथ में मिलता है, टॉक्सिक प्रिंसिपल क्या है, स्क्लेरोसाइड कहाँ से मिलता है, अर्जीनिया मैरिटीमा से। यूजुअली बल्ब ऑफ द प्लांट जो होता है उसके हायर पोर्शन में मिलता है, जीआईटी पे एक्ट करता है। स्क्लेरोसाइड जीआईटी में जाएगा, वहाँ से एक ग्लाइकोन पार्ट को निकाल के स्क्लेरोसाइडिन बना देगा, दैट विल एक्ट ऑन हार्ट एंड कॉज कार्डियक अरेस्ट एंड अरिथमिया, ठीक है। चलो यहाँ पर सीरियस, आई होप सारी क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट लेड पॉइजनिंग, ठीक है। तो लेड पॉइजनिंग की अगर बात करें, अगर कोई एनिमल हाई अमाउंट ऑफ लेड पे कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे जो लेड होता है वो कैल्शियम के साथ अपना इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। ऑल्सो
high amount of lead in the body will bind with the SH group of proteins and enzymes. जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स में SH ग्रुप होता है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, द सिंक ऑफ लेड। सिंक ऑफ लेड क्या कहते हैं, जहां पे लेड डायरेक्टली जाके अपने आप को फाइनली डिपॉजिट करता है। तो जो लेड का इंटरेक्शन कहाँ है, कैल्शियम, और कैल्शियम कहाँ मिलता है, बोन में। तो हु विल बी द सिंक, सिंक विल बी द बोन, ठीक है। अब बात करते हैं सिंक क्यों कहलाता है। सो बेसिकली क्या होता है, लेड विल नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द बोन, इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस सॉफ्ट टिश्यूज एंड लेटर रीडिस्ट्रीब्यूटेड द बोन फ्रॉम दीज सॉफ्ट टिश्यूज। फाइनली लेड को जाना बोन में है, बट रास्ता ये दूसरा अपनाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टू द बोन, ये क्या करेगा, घूम के जाएगा, और घूम के बीच में जाएगा तो यहाँ पे इसको मिलेंगे क्या, सॉफ्ट टिश्यू। तो पहले लेड सॉफ्ट टिश्यू में जाएगा और सॉफ्ट टिश्यू से बोन में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या आएगा, सिंक और लेड क्या होता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है, क्या ये डायरेक्टली जाता है बोन में या नहीं। तो ये डायरेक्टली नहीं जाता, ठीक है। सिम्टम्स हमें लेड पॉइजनिंग में क्या दिखाई देते हैं, बताओ। सबसे पहले हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, GIT डिस्टर्बेंसेस, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पैरालिसिस, जिसको हम रोअरिंग भी कहते हैं, ये हॉर्सेज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिलता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम जो आपको याद रखना है। हॉर्सेज में रोअरिंग किस वजह से मिलता है, लेड पॉइजनिंग की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ जो एनिमल का गम है, ठीक है, उसमें आपको बार्टन्स लाइन मिलेंगी। बार्टन्स लाइन क्या होते हैं, गम्स में आपको ब्लू कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देगा। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग, ठीक है। सब बॉडी के अंदर सबसे सेंसिटिव सिस्टम कौन सा होता है फॉर लेड पॉइजनिंग, बताइए। दैट इज हीमोपोइटिक सिस्टम। स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है, ऐसे एज सच ही पूछी जाएगी, एज सच ही आपको ध्यान में रखनी है। जो लेड है, इट विल डिक्रीज द हीम सिंथेसिस, ठीक है, थ्रू इनिबिशन ऑफ एंजाइम विच वन, डेल्टा अमीनो लेविनोलिक एसिड सिंथेटेस। बेसिकली अब इसका जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई व्हाई द लेड पॉइजनिंग हैव अ वेरी सीवियर इफेक्ट ऑन द हीमोपोइटिक सिस्टम। तो लेड क्या करता है, हीम के सिंथेसिस को खत्म कर देता है, बिकॉज ऑफ इनिबिशन ऑफ एंजाइम विच वन, डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेटेस, ठीक है। अब लेड एक और काम करता है भाई, लेड क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, गाबा और डोपामिन, उनके साथ भी इंटरेक्शन करता है एंड उनके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है, इसलिए ये न्यूरोटॉक्सिक भी है। आगे चीज़ें यहाँ तक समझ में, देख लो एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा सा टफ पढ़ रहा होगा, क्योंकि एक ही पॉइजनिंग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं लगातार पॉइजनिंग पढ़ा रहा हूँ। आई नो इट इज़ बीइंग टॉक्सिक टू यू ऑल, बट यू डोंट हैव टू वरी। आप एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, 1x 2x 1.5x एनीथिंग दैट यू वांट टू, ठीक है। बार बार देखोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेटल होती जाएंगे, एक क्लियर पिक्चर बनती जाएगी। लेड पॉइजनिंग का सिंक क्या था, बोन, कैल्शियम के साथ इसका मेन इंट्रैक्शन था, ठीक है। प्रोटीन और एंजाइम के SH ग्रुप के साथ जुड़ता है, ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बोन में, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल GIT रोअरिंग इन हॉर्सेस, गम्स में बार्टन लाइन। लेड का सिंथेसिस जो है पॉइजनिंग, वो क्या करता है, हीम के सिंथेसिस को घटा देता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीमेंट इन द फंक्शन ऑफ एंजाइम डेल्टा अमीनो लिवुलिनिक एसिड सिंथेटेस, ठीक है। साथ ही साथ ये गाबा और डोपामीन को भी अफेक्ट करता है, उनके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, और सबसे सीवियर इफेक्ट किस सिस्टम पे दिखाई देता है हमारे बॉडी के, हीमोपोइटिक। डायग्नोसिस की अगर बात करें, सो जो लेवल ऑफ लेड है, ठीक है, अगर लिवर में 4 ppm से ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, और 0.2 ppm से ज़्यादा दिखाई दे रही है होल ब्लड में, तो इट विल इंडिकेट व्हाट, लेड पॉइजनिंग, ठीक है। लिवर में 4 ppm से ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन और ब्लड में 0.2 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। साथ ही साथ आपको RBC में न्यूक्लियस
और बेसोफिलिक स्टिपलिंग दिखाई दे, ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग दिखाई दे, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटिव ऑफ लेड पॉइजनिंग। बार्टन्स लाइन, बेसोफिलिक पॉइजनिंग, बी स्क्वायर पी, ठीक है, याद रखना। ट्रीटमेंट, we have a very specific antidote, that is calcium disodium EDTA, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, अब हम लोग बात करते हैं आगे एक और पॉइजनिंग की, दैट इज मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है। अब मरकरी पॉइजनिंग हमें जानवर में कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है, अगर मर्क्यूरिकल फंगीसाइड्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, डायरेटिक्स कंटेनिंग वाटर, थर्मामीटर, मिरर, अगर जानवर इन सब पर फीड कर लेगा तो मर्करी की पॉइजनिंग हो जाएगी। जो मरीन एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, दे इंजेस्ट मोस्ट ऑफ द मर्करी इन अ वेरी टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज मिथाइल मर्करी। जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो मोस्ट टॉक्सिक मर्करी के फॉर्म पे फीड करते हैं, दैट इज मिथाइल मर्करी, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक मरकरी होती है वो ब्रेन मसल्स और किडनी में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक शायद नहीं होगी। चलो बढ़िया, अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो इट विल ऑल्सो बाइंड टू एसएच ग्रुप, थियोल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मरकरी की पॉइजनिंग होती है, इट विल लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, इनऑर्गेनिक की गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिस्टर्बेंसेस, और जो एलिमेंटल मरकरी होती है पल्मोनरी सिम्टम्स। क्वेश्चन आपके पास सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ इनऑर्गेनिक मरकरी पॉइजनिंग? जीआईटी डिस्टर्बेंस, ऑर्गेनिक के न्यूरोलॉजिकल और एलिमेंट्री के पल्मोनरी सिम्टम्स, ठीक है। अब साथ ही साथ आगे और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंटल मरकरी है आपके पास जो कि पल्मोनरी सिम्टम्स को शो करती है, इट इज द टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मरकरी ओनली थ्रू द इनहेलेशन रूट। अगर आप एलिमेंटल मरकरी को इनहेल करते हो, ठीक है, तभी वो टॉक्सिसिटी आपको कॉज करेगी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एंड रीनल डैमेज कॉज्ड बाय मरकरी, अगर न्यूरोलॉजिकल और रीनल डैमेज होते हैं मरकरी में तो वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। मरकरी की वजह से बताओ क्या होता है? मिनी माटा डिजीज, वेरी गुड, मिनी माटा डिजीज भी होती है। अब मिनी माटा डिजीज किसकी वजह से होती है? ऑर्गेनिक मरकरी, जो कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को शो करता है। अगर किसी एनिमल में मिनी माटा डिजीज है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कार्सिनोजेनिक चेंजेस, टेराटोजेनिक चेंजेस, म्यूटाजेनिक चेंजेस एंड एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की। यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी कोई कंपाउंड एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा एनिमल की बॉडी में होगा, देन ओनली इट विल कॉज व्हाट? द डिजीज एंड द टॉक्सिसिटी। इसलिए आपको यहाँ पे मैं डायग्नोसिस बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपके लिए? ऑर्गेनिक जो मरकरी है वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर किडनी के अंदर आपका जो लेवल है 10 mg/kg कंसेंट्रेशन के करीब है तो इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ ऑर्गेनिक मरकरी पॉइजनिंग। और इनऑर्गेनिक मरकरी की अगर मैं बात करूं तो यूरिन में अगर आपको मिले तो यूरिन कंसेंट्रेशन जो होता है इट इज़ अ रिलायबल इंडिकेटर, ओके। चलो बहुत बढ़िया। ट्रीटमेंट, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ऑल वी हैव टू यूज इज चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करें? मरकरी को चिलेट कर देंगे, जैसे कि DMSA है, बाल है, डीपेनिक्लामिन है, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे डीपेनिक्लामिन की बात हुई है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। डॉग्स के केस में क्रोनिक कॉपर हेपाटाइटिस हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जो शेटलैंड शीप डॉग्स होते हैं उसमें, दिस इज अ ब्रीड ऑफ डॉग, उसमें आपको कॉपर हेपाटाइटिस यूजुअली देखने के लिए मिलती है। इस केस में ये एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जहाँ पे कॉपर का एक्युमुलेशन लिवर में बढ़ जाता है जिसकी वजह से हेपाटाइटिस होती है। इस केस का अगर आपके पास प्रेजेंटेशन है तो आप ट्रीटमेंट में डीपेनिक्लामिन देते हो,
ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलो, साथ ही साथ चिलेटिंग एजेंट्स के अलावा आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, विटामिन ई एंड सेलेनियम। ठीक है, क्योंकि जो मरकरी है वो फ्री रेडिकल्स बनाती है। ठीक है, एंड विटामिन ई एंड सेलेनियम आर एंटीऑक्सीडेंट एंड दे यूजुअली फीड ऑन फ्री रेडिकल। याद रहेगा चीजें, कोई दिक्कत? चलो, बात करते हैं आगे आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो कहाँ मिलेगा? आर्सेनिकल डिप्स होती हैं, पोल्ट्री के फीड में आर्सेनिक आपको मिलता है, पेस्टिसाइड्स में, टिक कंट्रोल वाले सोल्यूशंस में आपको मिलता है। ठीक है, यूजुअली शीप्स वगैरह में जो टीनिया होता है, टीनी साइड कंपाउंड्स होते हैं, उसमें आपको आर्सेनिक बहुत मिलता है। तो एक तो यही क्वेश्चन बन गया, टीनी साइड क्या है? आर्सेनिक है। अब आर्सेनिक की जो ट्राइवेलेंट फॉर्म होती है, जिसको हम आर्सेनाइड्स कहते हैं, वो 5 से 10 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होती है एज कम्पेयर टू पेंटावेलेंट फॉर्म ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगी वो ज़्यादा टॉक्सिक होगी, और कैट्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर दिस आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एसएच ग्रुप के साथ बाइंड अप होगी। ठीक है, एक्यूट कंडीशन होगी आर्सेनिक की तो हमें राइस वाटर डायरिया मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे सभी लोग। क्रोनिक है, क्रोनिक पॉइजनिंग है तो आपको ब्रिक रेड म्यूकोसा देखने के लिए मिलेगा। स्वाइन के केस में आपको नर्वस सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। अब आर्सेनिक पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है तो आप डायग्नोसिस में क्या सैंपल कलेक्ट करोगे, बताओ? कहाँ ये जाके इकट्ठा हो रहा है? अब आप कोई भी कंपाउंड खाते हो, अगर वो टॉक्सिक है तो वो टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी के किसी ऑर्गन में जाके इकट्ठा होगा। जैसे हमने किडनी की बात करी थी, यूरिन की बात करी थी, तो वैसे ही आर्सेनिक जो होता है वो बेसिकली हेयर्स और नेल्स में इकट्ठा होता है। सैंपल में हेयर्स और नेल्स रख लो। ठीक है, विस्ट्रल ऑर्गन में अगर 3 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती है, सिंपल सिंपल क्या है? आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, पीएम फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो आपको वहाँ पे पीएम फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा? जो डेड एनिमल होता है उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, वो ही नहीं होता आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, और सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। ट्रीटमेंट क्या है? बाल, दैट इज डिमिकैप्रोल और एंटी ल्यूविसाइड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइस वाटर डायरिया। ठीक है, ब्रेक थ्रेड म्यूकोसा, कैट्स ज़्यादा सेंसिटिव है, हेयर और नेल इज डिपॉजिटिंग साइट, आर्सेनाइड्स आर ट्राइवेलेंट फॉर्म, ज़्यादा टॉक्सिक होती है बिकॉज ऑफ हायर सॉल्युबिलिटी, और टीनी साइड होता है आर्सेनिक। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप सब चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्नेक पॉइजनिंग। ठीक है, तो हमारे पास यूजुअली 2 मेन फैमिलीज हैं स्नेक की, इलेपिडे एंड विपरिडे। इलेपिडे में क्या आता है? कोबरा, कोरल स्नेक्स, माम्बा, क्रेप, सीसीएम के। और विपरिडे में क्या आता है? वाइपर्स। याद रखेंगे, स्नेक की 2 फैमिली हैं, इलेपिडे, विपरिडे। इसमें क्या आता है? कोरल्स, ठीक है, कोबरास, माम्बास, क्रेप। इसमें क्या आता है आपका? विपरिडे में वाइपर्स। ई वी, ठीक है, वी से वी, ई वी स्क्वायर, और ई में क्या आता है? सी स्क्वायर एम। ठीक है, इस तरीके से निमोनिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये निमोनिक्स जरूरी नहीं आपको यही याद होनी चाहिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स, बट आपको पता होना चाहिए कि फैमिली कौन सी है, कौन से इसमें किस फैमिली में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइजनस स्नेक की। वो कौन से होते हैं? कोबरा, क्रेप, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। These 4 are the poisonous snakes. Cobra, crate, Russell viper, saw scale viper, CKRS। ठीक है, चलो
अब अगर बात करते हैं जो इलेपिडे फैमिली के स्नेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम पे आपका इफेक्ट करेंगे। ठीक है। जो विप्रिडे होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंड हीमोलाइटिक। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेंगे, आपका प्रोटियोलाइटिक कंडीशंस को पैदा करेंगे एंड हीमोलाइसिस कराएंगे। ठीक है। और जो इलेपिडे हैं वो न्यूरोटॉक्सिक है, तो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे। ठीक है। कुछ इलेपिडे फैमिली के साइन जो स्नेक्स हैं वो आपको हीमोलाइसिस भी शो कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट वेरी जनरल। ठीक है, एक रेयर केसेस में आपको देखने को मिल सकता है, बट इन जनरल विप्रिडे आर हीमोटॉक्सिक एंड प्रोटियोलाइटिक, मतलब प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा और आरबीसी को ब्रेक करेगा। और इलेपिड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इलेपिड्स फैमिली के स्नेक और जो रेटल स्नेक वेनम्स हैं, ठीक है, वो मसल नेक्रोसिस करता है। याद रखना है चीज़, इलेपिडे और आपका रेटल स्नेक, वो दोनों चीज़ क्या करती हैं, मसल नेक्रोसिस। चलो, डायग्नोसिस में क्या करोगे, सिंपल सिंपल सी बात है भाई, सांप ने काटा है तो फैंग मार्क दिखाई देंगे, दांत के मार्क। ठीक है, देखते होगे ना टीवी में ऐसे ऐसे दांत के मार्क दिखाई देते हैं, तो इस तरीके आपको अगर दांत के मार्क दिखाई देते हैं एनिमल की बॉडी पे, यू कैन सस्पेक्ट इट इज अ स्नेक पॉइजनिंग। साथ ही साथ कोगुलेशन टेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, उसका टेस्ट का नाम क्या है, 20 WBCT, 20-minute whole blood clotting test. ठीक है, this is a coagulation evaluation done using the whole blood. It is a diagnostic test for testing out whether it is a snake poisoning or not. ठीक है, ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, एंटीवेनम दोगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, टीवी में भी आप देखते हो ना, सांप काटा एंटीवेनम दोगे, तो जो टीवी में दिखा रहे हैं कुछ तो हद तक सही है, यहाँ पे भी आपको एंटीवेनम ही देना है। ठीक है, अब आप लोगों का एक होमवर्क है, सब लोग ढूंढेंगे कि भारत में एंटीवेनम कहाँ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, विच इज़ द कंपनी दैट इज़ प्रोड्यूसिंग एंटीवेनम्स। ठीक है, और मुझे आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट द चॉकलेट पॉइजनिंग। सब लोगों को चॉकलेट पसंद है, आई होप सबको ही पसंद होगी, मेरे को भी पसंद है। ठीक है, बट इट कैन बी पॉइजनस इन द केस ऑफ एनिमल्स। और बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है, आपने फार्मा में पढ़ा होगा, एनीथिंग दैट इज इन एक्सेस क्वांटिटी कैन बी टॉक्सिक टू द लाइफ। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा खाओगे करोगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है, तो एनिमल्स के केस में या आपके केस में भी अगर ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो पॉइजन हो सकता है। ठीक है, so let's focus on the topic of chocolate poisoning. Ingestion of excessive amount of chocolates containing methylxanthine। ठीक है, ये यूजुअली हमें डॉग से केस में मिलती है। अब गाय भैंस को तो आप देते नहीं हो चॉकलेट, डॉग्स को बहुत प्यार से दे देते हो। तो बेसिकली क्या होता है, चॉकलेट के अंदर मिथाइलxanthine होता है। ठीक है, एंड दिस इज द टॉक्सिक प्रिंसिपल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चॉकलेट पॉइजनिंग। साथ ही साथ चॉकलेट्स में कैफीन भी होता है। ठीक है, कैफीन तो कॉफ़ी में भी होता है, तो उसमें कॉफ़ी भी नहीं देनी चाहिए। थियोब्रोमिन भी प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, चलो ठीक है, ये टॉक्सिक प्रिंसिपल्स याद रहेंगे आप लोगों को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो इट विल इनहिबिट सेलुलर एडेनोसाइन रिसेप्टर, जिसकी वजह से सीएनएस स्टिमुलेशन होगा, डायरेसिस होगी और टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रेंथ है और रिजिडिटी है वो बढ़ जाएगी। कार्डियक डिसफंक्शन होगा, इसकी वजह से आपको हाइपोकलीमिया दिखाई देगा। ठीक है, और आप ये कह सकते हो हाइपोकलीमिया की वजह से आपको कार्डियक डिसफंक्शन। ठीक है, फोर रिलेटेबल टर्म्स हैं, कलीमिया होगा तो हाइपो डिसफंक्शन, और आपने कार्डियक डिसफंक्शन सस्पेक्ट करा तो इट इज बिकॉज ऑफ हाइपोकलीमिया। ठीक है, डेथ किसकी वजह से होगी, कार्डियक अरिथमिया, हाइपोथर्मिया और रेस्पिरेटरी फेलियर।
और जो हाई कंटेंट ऑफ चॉकलेट होता है वो कहाँ चला जाता है, पैनक्रियास में, एंड विल कॉज इट्स इन्फ्लामेशन, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में? आई होप शायद दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा देंगे। जो बेसिकली चॉकलेट होती है, अगर आपने खाई जानवर ने, यूजुअली डॉग्स वगैरह के केस में, तो वो खाने के बाद मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगी, दैट विल रिलीज मिथाइलजेंथिन, थियोब्रोमीन और कैफीन। ये सारे टॉक्सिक प्रिंसिपल हैं। वो क्या करेंगे, सेलुलर एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से सीएनएस स्टिमुलेशन होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन करेगा डॉग, टैकिकार्डिया हो जाएगा, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी बढ़ जाएगी, हाइपोकैलिमिया हो जाएगा जिसकी वजह से कार्डियक डिसफंक्शन होगा, एंड डेथ किसकी वजह से होगी, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक अरिथमिया। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो, मिथोकार्बामोल दे सकते हो। ठीक है, आप ये वाली ड्रग याद रखना, मिथोकार्बामोल। ठीक है, क्या डोज रेट है, 50 से लेकर 220 mg पर केजी बॉडी वेट। स्लो आईवी दे सकते हो इन द केस ऑफ सीजर्स। ठीक है, सीजर्स इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चॉकलेट पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रेप पॉइजनिंग। अंगूर नहीं खिलाने होते हैं जानवरों को। ठीक है, अब अंगूर में जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है वो हम नहीं जानते। यूजुअली हमको डॉग्स के केस में ये पॉइजनिंग मिलती है। यहाँ पे क्या होगा, ओलिग्यूरिक या एन्यूरिक रीनल फेलियर मिलेगा विद इन 72 आवर्स ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ जस्ट 4 to 5 ग्रेप्स विल कॉज डेथ। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ग्रेप कभी भी नहीं देना है। यहाँ पे क्या होगा, रीनल फेलियर होगा, ओलिग्यूरिक और एन्यूरिक चेंजेस होंगे, और 4 से 5 ग्रेप, समझ रहे हो, सिर्फ 4 ग्रेप ही अगर आपने दे दिए, इट कैन लीड टू अ डेथ ऑफ योर डॉग। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग के लिए, दैट इज लिली पॉइजनिंग। अब देखो, लिली पॉइजनिंग में क्या टॉक्सिक प्रिंसिपल होगा आपका, सबसे पहले तो ये सोचो, क्योंकि टॉक्सिक प्रिंसिपल की वजह से ही टॉक्सिसिटी हो रही है। तो टॉक्सिक प्रिंसिपल कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एनी कंपाउंड containing any toxic entities or some plants, some chocolates, some grapes, some fruits। ठीक है, तो लिली की अगर मैं बात करता हूँ तो लिली के अंदर जो आपका टॉक्सिक प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्चीन एल्कलॉइड्स, याद रहेगा। ठीक है, जो ट्रू लिलीज होती हैं, जैसे कि ट्रू लिलीज कौन कौन सी होती हैं बताओ, एशियाटिक हाइब्रिड, डे लिली, ईस्टर जैपनीज, शो, रेड रुब्रम, स्टारगेजर, टाइगर, वेस्टर्न वुड, ये सारी ट्रू लिलीज होती हैं। और इन ट्रू लिलीज के अंदर टॉक्सिक प्रिंसिपल क्या होता है, कॉल्चोचीन अल्कलॉइड। ये कॉल्चोचीन अल्कलॉइड क्या करता है, आपका ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है एंड डेथ ऑफ द एनिमल। ठीक है, ट्रू लिलीज के अलावा जो और लिलीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं which will cause irritation to the skin and intestinal symptom, मतलब GIT इरिटेट करेंगे, स्किन में इरिटेशन होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स क्या मिलेंगे, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ठीक है, साथ ही साथ हेलिटोसिस, डायरिया, जो आपका ग्लूकोज, लाइपेज और अमाइलेज इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक है, नथिंग वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत कॉमन पॉइजनिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज पैरासीटामोल। सब लोग ने पैरासीटामोल जरूर खाई होगी। अब लोग सोचते होंगे इससे कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक टॉक्सिक प्रिंसिपल होता है एसिटामिनोफेन। इसकी वजह से डॉग्स और कैट में ये पॉइजनिंग हमें देखने के लिए मिलती है।
ठीक है, डॉग्स में भी मिलती है और कैट्स में भी मिलती है। डॉग्स में तभी मिलेगी जब डॉग 75 mg पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा इसको कंज्यूम कर ले, और कैट्स में तो छोटे से अमाउंट में मिल जाती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एंजाइम दैट विल न्यूट्रलाइज द टॉक्सिसिटी। एक्सीटोमिनोफेन जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है पैरासीटामोल का, डॉग्स के केस में न्यूट्रलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, और अगर हम डोज रेट 75 mg पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा कर दें तो डॉग के केस में भी जो एंजाइम प्रेजेंट है उसे मेटाबोलाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो नहीं कर पाएगा। बट कैट के केस में अगर छोटा सा भी अमाउंट में हमने पैरासीटामोल दे दिया, यू कैन सी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग, जैसे कि लेबर्ड ब्रीथिंग, swollen face, neck swelling, brownish gray gums, hypothermia, jaundice, vomition, dark urine, excessive thirst, coma and finally death। क्या देखने को मिलेगा? सांस लेने में दिक्कत होगी, मुंह सूज जाएगा, नाक सूज जाएगी, जो गम्स हैं वो ब्राउनिश ग्रे कलर के हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपोथर्मिया, जॉन्डिस, वोमिशन, डार्क यूरिन, एक्सेसिव थर्स्ट, कोमा के बाद फाइनली डेथ। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्टिव केयर करोगे, एक्टिवेटेड चारकोल दे दो। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? बहुत बार सुना होगा आपने, इट इज़ अ यूनिवर्सल एंटीडोट। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है, दे दो। ठीक है, रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,